फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए आज फिर से आपको लेके चलते हैं सेट नंबर 3 और 2024 के सेट चल रहे हैं। 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं। इसमें सेट नंबर 3 का आज पहला पार्ट लेके आए हैं हमारे पास, ये राजीव का अनसॉल्व है। तो आइए इसमें देखते हैं सेट नंबर 3। इसका कोड जो है सेट नंबर 3 का वो है 300। यह है कोड 346 FU। ये आप जो है देख लेना अपने राजीव पाने में, पेज नंबर 15 पे है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। लिखा है पहले के काम में कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो हमेशा याद रखना पदार्थ पर निर्भर करती है। किसका? पदार्थ पर। ये पदार्थ का गुण होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर का थर्ड वाला सही हो जाएगा, पदार्थ का, ठीक। अच्छा, खा वाले में पूछ रहा है हमसे कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश E तथा B है, तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। अच्छा, आपको ये पता है क्योंकि E व B एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी इनका जो संचरण होता है एक दूसरे के लंबवत होता है। अगर E ऐसे जाएगा तो विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे जाएगा, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आपने शायद सुना होगा A क्रॉस B बराबर क्या होता है? AD साइन थीटा। तो इसलिए E क्रॉस B क्या हो जाएगा? E क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा? E B साइन थीटा। यहां पर ये लंबवत है तो चूंकि थीटा का मान कितना होगा? 90। तो इसमें क्या हो जाएगा? E और B साइन क्या हो जाएगा? 90। तो यहाँ पर E एंड B के लंबवत होने की दशा क्या आ रही है? E एंड B। कुल मिला के हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता तो ये सही ऑप्शन नहीं होता। तो हमारे पास कौन सा? इसका जो है सेकंड वाला आंसर ठीक रहेगा। सेकंड इज राइट आंसर, जो कि ये है, ठीक है। घ वाले में हमसे कह रहा है एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जब एक समान बल अनुभव करेगा, एक समान बल होने पर, या हम लिख देते हैं एक समान बल होने पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र इसमें कौन सा ऑप्शन है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो फर्स्ट इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें लिखा है केवल एक समान, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक समान बल अनुभव करेगा तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, तभी तो ऐसा होगा। चलिए इसका अगला देखते हैं। अगला लिखा है किसी नाभिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। अच्छा, द्रव्यमान जो क्षति है ये कौन सा है? ये घा वाला है। द्रव्यमान क्षति जो डेल्टा M है वो कितनी है? 1.2 ग्राम। 1.2, ये डेल्टा बड़ा सा बना दे रहा है, 1.2 ग्राम। अब इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की पावर -3 किलोग्राम। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम। यहाँ क्या है? 1 किलोग्राम। तो यहाँ से ग्राम अगर देखेंगे तो 1 किलोग्राम अगर देखेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, 10 की पावर 3 सामने रह जाएगा 1 ग्राम। तो यहाँ 10 की पावर ये ऊपर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा किलोग्राम। कुल मिला के 1 ग्राम में आप 10 की पावर 3 किलोग्राम लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है 11वें बताया था। अब कह रहे हैं द्रव्यमान क्षति तो दी रखी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊर्जा के लिए यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, अगर द्रव्यमान किलोग्राम में है तो E बराबर डेल्टा MC² लगेगा।
अगर द्रव्यमान ए एम यू में हो तो ई बराबर आप लगाना डेल्टा एम गुणा में 931 एम ई बी में, ये आता है जूल में। ठीक है, ये जो है और सरल करने का तरीका है। यहाँ हो जाएगा एम सी स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान किलोग्राम है, एम डेल्टा एम का मान है 10 की पावर माइनस 3 और सी की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर 8। सी क्या होता है? सी होता है प्रकाश की चाल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की पावर 3, 3 3 9 और 10 की पावर 8 दूनी 16। तो 12 नेम कितना होता है? 12 नेम हो जाएगा 108 गुणा 10 की पावर 16 में से 3 गए, ये हो जाएगा प्लस का 13। ये दशमलव अगर हम इधर बढ़ाएंगे 1.08, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, जब हम दशमलव इधर बढ़ाते हैं तो प्लस में होती है, तो ये हो जाएगा एक अंक की तरफ बढ़ाया है 10 की पावर 13 में 1 जोड़ा 14। ये आ गई हमारे पास जूल में, ये हमारे पास जूल में आंसर इसका आ गया है। तो इसका जो है 4th इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगले सवाल में क्या लिखा है? एक फोटॉन का संवेग होता है। अच्छा, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य आपने पढ़ी होगी, तरंग दैर्घ्य होती लैम्डा बराबर h अपॉन p। यहां से अगर हम p की वैल्यू देखेंगे तो p बराबर हो जाएगी h अपॉन लैम्डा। लेकिन एक बात और आपने पढ़ी है कि c बराबर क्या होती है? न्यू लैम्डा। तो यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगी c और बटे में न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका मान रखे लेते हैं, p बराबर h अपॉन में लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन न्यू, और ये बटे का बटा कहा जाता है हमेशा ऊपर, तो यहाँ पर p बराबर हो जाएगा ऊपर जाएगा तो h न्यू अपॉन में c। ये होती है इसकी तरंग दैर्घ्य, और ये भी मतलब क्या हो संवेग होता है, और यहाँ से ये भी संवेग ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ये इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमसे कह रहा है, अगले सवाल में लिखा है 4 20 कूलाम का एक आवेश, क्योंकि Q की वैल्यू है 20 कूलाम, 3 गुणा 10 की पावर 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, 3 गुणा 10 की पावर 3 टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य यानी कृत कार्य ज्ञात कीजिए। W की वैल्यू हमें याद करनी है। एक बात आपको बतानी है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश करता है तो वह प्रवेश तो करता है, लेकिन प्रवेश होने पर वह जो है लारेंज बल के कारण ये इसमें जो है वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है। जब ये वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा तो वृत्ताकार मार्ग में किया गया कार्य हमेशा याद रखना शून्य होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति मतलब प्रवेश करेगा तो वह वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है, तो इस कारण किया गया कार्य जो है शून्य होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा, तो किया गया कार्य सेकंड इज राइट आंसर, क्या होगा? शून्य। ठीक है, तो ये आपके जो है खंड 1 निपट गया है, मतलब खंड आ निपट गया है। अब इसमें जो है दूसरा खंड देखते हैं, खंड नंबर बा। खंड बा दूसरे के काम में हमसे कहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी, किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। अच्छा, देखिए अवतल दर्पण है हमारे पास। अवतल दर्पण ऐसे होता है जो बीच में जो है दबा हुआ होता है, और उभरा हुआ तल परावर्तक तल नहीं होता, उस पर कलाई की गई होती है। दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, और इसका ये होता है मुख्य अक्ष, जिसका ये होता है पी बिंदु, जिसे हम कहते हैं ध्रुव। ठीक है, यहाँ जान लेना कि पी होता है ध्रुव। अब इसका यहीं पर कहीं पर इसका ये केंद्र होगा, केंद्र और पी के बीच में क्या होता है हमेशा याद रखना, एफ होता है। थोड़ा दूर बना दें जिससे जो है चित्र स्पष्ट दिखेगा। मान लिया केंद्र अगर यहाँ पर है तो इसका पी इसके बीचों बीच यहाँ पर होगा। हमसे यही कहना है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर, ये अक्ष है इसका, ये अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच में, दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रखी हो, मान लिया यहाँ पर रखी है,
ये ऐसे रखी है। तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए, केवल आकार की तुलना कीजिए। तो आकार की तुलना देखिए कर देते हैं। ये वस्तु है हमारे पास, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण नीले कलम से बनाते हैं। तो ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे ही है। ऐसे जाने पर जब प्रकाश की किरण समांतर जाती है तो वह टकराने के बाद फोकस से मुड़ जाती है। तो ये जो है ऐसे करके इससे टकराएगी और ऐसे फोकस से चली जाएगी। आप स्केल से बनाना तो ज्यादा बेहतरीन बनेगा चित्र। ऐसे दूसरी किरण कहां से जाएगी, ऐसे करके मुड़ जाएगी। दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से जाएगी और जो वक्रता केंद्र से जाती है वह वक्रता केंद्र पर भी ऐसे करके सीधे ऐसे लौट जाती है। यहाँ पर देखिए ये कहीं पर मिलते हुए नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, आगे की ओर मिलता हुआ प्रतीत करेंगे। तो ये प्रतिबिंब देखिए अभी की ओर बन गया। यहाँ से ऐसे करके मिलाएंगे, ये आए और यहाँ से ये ऐसे करके जहां पर ये मिलते हुए प्रतीत हो रहा है वहीं पर आपको इसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा, प्रतिबिंब पहली चीज दर्पण के पीछे, दूसरी चीज सीधा व आभासी, तीसरी चीज वस्तु से बड़ा। तो हमसे यही तीसरी चीज पूछी है, वस्तु के प्रतिबिंब एवं वस्तु में तुलना कीजिए। तो यही हमें बताना था कि प्रतिबिंब इस अवस्था में वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली चीज इसमें हमसे पूछा गया है, किसी प्रकाश की सतह के लिए दहली आवृत्ति का मान दिया रखा है। अच्छा, यानी कि ये नॉट। दूसरे का है, मतलब खा है, क्योंकि दहली जो आवृत्ति है वो दे रखी है न्यूनाट। न्यूनाट कितनी है, 8 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज ये दे रखी है। पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। कार्य फलन यानी कि W की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसलिए कार्यफलन जो होता है वो होता है h म्यू नॉट। जहां h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक होता है और इसका मान हमेशा याद रखना 6.63 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड। तो यहां पर हम मान रख दे रहे हैं W इक्वल टू 6.63 गुणा 10 की पावर -34 और यहाँ न्यू का मान रखे दे रहे हैं 8 गुणा 10 की पावर 14। यहाँ से जब हम इसकी गुणा कराएंगे 8 की 24, 8 से 48 और 2, 48 और 2 50, 8 संग 48 और 5 ये हो जाएगा 53। 2 अंक के बाद और गुणा में 10 की पावर 14 में से 34 जाएगा, माइनस का 20 बचेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये तो अभी हमारे पास जूल में आएगा। अगर यहां से ये दशमलव इधर बढ़ाएंगे 5.304 तो गुणा में 10 की पावर 19 लग जाएगी, क्योंकि इधर बढ़ाते हैं तो प्लस में आती है और माइनस के बीच में एक प्लस करेंगे तो माइनस का 19 लग जाएगा। तो ये तो आया है हमारे पास जूल में, लेकिन इसमें देखते हैं जूल में आंसर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रखा है। जल्दी खुल जाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम निकालेंगे तो W इक्वल टू 5.304 और गुणा में 10 की पावर -19 बटे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से भाग कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की पावर -19 10 की पावर -19 यहां से हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ये इससे जब इसको भाग दोगे 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। ये आप जो है आराम से बैठ के घर पे इसकी गुणा भाग कर लेना। ठीक है, इतना ही आएगा। अगला सवाल हमसे पूछा है कि किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और ये होती कितनी है। अच्छा, तो ये वही सवाल है जो स्लाइड नंबर 2 में हमने एक
विचरण आरेख बनवाया था आपके लिए, विचरण आरेख ऐसे करके साइड नंबर 2 में ऐसे करके विचरण आरेख बनवाया था। तो ऐसे यहाँ पर कई हमने वो बनाए थे और यहाँ पर ऐसे करके इधर के लिए हमने दिखाया था आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा, इधर के लिए द्रव्यमान संख्या दिखाई थी। और देखिए उसमें यहाँ पर एक तत्व था सबसे ऊपर की ओर, आप देखना आपने कल शायद मतलब पिछले साइड में बनाई भी होगी। यहाँ पर देखना सबसे ऊपर के लिए यहाँ पर एक तत्व होगा Fe, इसे हम बोलते हैं आयरन। और आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 56 होता है। परमाणु मतलब द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 56 होती है। और जो सबसे ऊपर होता है उसी की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आप याद रखना Fe जिसका परमाणु भार जो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 56 होती है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन हम हटा देते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है तथा यह 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक, इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी होती है। यही आपका जो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर, मतलब 8.875 या इसके लगभग में इन्होंने दे दिया है। पहले ये सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये गा वाला था, गा वाला। अगला क्या है? अगला है घा। हमसे पूछा गया है कि एक वाट में शक्ति से, किसी विद्युत परिपथ में एक वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र होगा P बराबर W/T। इसमें क्या करते हैं, यदि T बराबर 1 सेकेंड रखते हैं तथा W बराबर 1 जूल कर दें, तब यहां पर आप एक परिभाषा लिख देना, तब T बराबर कितना हो जाता है 1 वाट हो जाता है। अतः यही हमसे पूछा गया है 1 वाट का मतलब क्या है। एक मिनट रुकिए। अतः यहां पर हम लिख दे रहे हैं यदि किसी परिपथ में एकांक समय तक 1 जूल ऊर्जा दी जाए, यही से परिभाषा बन रही है। तो उस परिपथ में या उसमें व्यय शक्ति 1 वाट होती है। यही आपको जो है लिखना था। आप जो है आराम से इसमें 1 नंबर का है शायद, हाँ 1 नंबर का है, 1 नंबर आप आराम से इसमें पा लेंगे। ठीक है, तो हमसे कहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख बनाकर हमें बताएंगे। ठीक है, बहुत सरल सवाल है इस वाले में, पिछले साइड की अपेक्षा बहुत सरल सवाल है। अभी तो सरल है, आगे देखते हैं पता नहीं कैसे आएंगे। चलिए, इसमें हमसे कहा है, क्या कहा है, दूसरे का अगला अंगा बोलते हैं, हिंदी के वर्णमाला है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। अच्छा, जब चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर होती हैं, तो एक समान
चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है, यही हमसे पूछा है। और इसमें एक चीज और पूछी है कि उपयुक्त आरेख की सहायता, आरेख क्या बनाना है आपको, जो है ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र दिखा देना है और इनके बीच की जो दूरियां हैं ये एक समान होनी चाहिए। ठीक है, आप जो है स्केल की सहायता से नाप कर बना लेना, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित हो गया। तो अगला सवाल हमसे कहा है चा वाला, इसी का चा वाला सवाल है। हमसे कहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक 220 वोल्ट तथा एमीटर के पाठ्यांक 1.4 एम्पियर है, 1.4 एम्पियर है। तो वोल्टता तथा धारा के वर्ग माध्य मूल, किसके वोल्टता व धारा के वर्ग माध्य मूल यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्ट एंड, मतलब कि जो भी पोटेंशियल होता है उसका मान और धारा का मान, करंट का मान, ये क्या होता है। अच्छा एक बात बताएं, जो भी पाठ्यांक होता है VRMS के बराबर होता है और पाठ्यांक हमारे पास है कितना V, तो ये भी आंसर कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। और जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है वो भी अमीटर का पाठ्यांक होता है और अमीटर का पाठ्यांक दिया कितना है 1.4 एम्पियर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना लिखना है, आपका इतना ये आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल हमसे कहा है खंड सामने, एक किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत आसान सा सवाल है, ये भी विद्युत विभव वाले चैप्टर में है। देखिए इसमें हमसे कहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास द्विध्रुव है ऐसा, इसके एक और माइनस आवेश रखा है, एक और प्लस आवेश रखा है। हमें इसकी अक्षीय ये वाली स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, विभव एक आवेश राशि है, उसमें प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रहेगा और माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रहेगा। ठीक है, तो बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है और ये क्या है बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसका यहाँ पर कहीं पर मध्य बिंदु ओ है, इसकी इससे दूरी जो है वो कितनी है एल और इससे इसकी भी दूरी कितनी है एल, तो ये टोटल दूरी जो हो जाती है वो 12 हो जाती है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ पर मान लिया हमने माइनस क्यू आवेश रखा है और यहाँ पर मान लिया हमने प्लस क्यू आवेश रखा है। अब इसके मध्य बिंदु ओ से यहां से अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी है जो इसके केंद्र से आर दूरी पर है। अगर ये दूरी जो है इसके केंद्र से आर दूरी पर है तो बी से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, हम पूरी आर में से ये वाली एल हटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगी आर माइनस एल, ये तक की दूरी है। अब अगर हमें यहां से यहां तक की दूरी देखनी है तो इस वाली दूरी में ये वाली दूरी जोड़ देंगे और ये वाली दूरी है हमारे पास एल, तो ये दूरी जो हो जाएगी वो आर प्लस एल हो जाएगी ये। ठीक है, अब हम इसका माना हुआ लिखते हैं। माना क्या हो जाएगा, यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं या यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिखे, अच्छा पढ़ के बता देते हैं उसके बाद लिख के बता देते हैं। माना एक द्विध्रुव ए बी जो निर्वात में स्थित है। निर्वात में अगर स्थित है आप पहले से ही लेंगे तो आपको के का मान नहीं लगाना पड़ेगा, निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। तो इसलिए जो आपके पास v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k आता था, q अपॉन r आता था, अगर आप निर्वात में पहले से ही ले लेंगे तो यहाँ पर k का मान जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको k का मान नहीं लेना पड़ेगा, जिससे जो है आराम डेरिवेशन में आराम रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखे देते हैं। इसमें देखिए लिखा है, लिखा क्या, जो जैसा चित्र बनाते गए वैसे हमने लिख दिया है। क्या है, माना एक द्विध्रुव ए बी निर्वात में स्थित है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु ओ से ए बी के अनुदेश अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु बी है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे,
तब प्लस वो सबसे पहले माइनस के कारण, तब माइनस क्यू के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्र वैद्युत विभव निकालेंगे, उसके बाद वैद्युत विभव बिंदु बी के कारण निकालेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं, आपको ये तो सूत्र पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे के लिया जाता था लेकिन हमने निर्वात बोल दिया है तो के का मान वही लगेगा, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ले लिए। दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है r प्लस l, ये समीकरण हमने बना दी ए। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण जो हो जाएगी, प्लस क्यू के कारण वो हो जाएगी b2, और b2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू ले लेंगे और बटे में दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी प्लस क्यू से दूरी है r माइनस l, तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2, ये चीज। ठीक है, आप जो है इतना स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इधर हल करेंगे। तो ये एक अदिश राशि में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगता नहीं है, तो सदिश योग का जब त्रिभुज नियम लगेगा नहीं तो हमें सीधे इसे जोड़ना होगा। ठीक है, तो देखिए खंड सा अभी चल रहा है, आप याद रखें। तो यहां से परिणामी विभव जो हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा b1 प्लस b2। समीकरण 1 व 2 से, जब हम समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो b1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, और बटे में क्या हो जाएगा r प्लस 1 मिनट, हाँ r प्लस i। फिर उसके बाद प्लस में, अब ये हम मिटा देते हैं, उसके बाद हमारे पास b2 जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा q बटा r माइनस i। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से q का मान निकालेंगे, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस का r प्लस i, और ये हो जाएगा प्लस का r माइनस i, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हम मिटा देते हैं, b बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये पद हम इस तरफ ले लें, ये पद इस तरफ ले लें तो बात एक ही है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा r प्लस i, और ये हो जाएगा r माइनस i। इसकी गुणा इससे कराएंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा r माइनस i, ये माइनस का है और ये r प्लस i ये प्लस का है। ठीक है, या आप चाहो तो ये वाला पद माइनस वाला इस तरफ रख दें और प्लस वाला इस तरफ रख दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1 बटा r माइनस i, और ये 1 बटा माइनस का r प्लस i। ठीक, ये भी हो सकता है। तो इसमें आपको कुछ भी हल करना। अच्छा, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a प्लस b और a माइनस b, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी प्रकार एक बार प्लस में एक बार माइनस, इसकी गुणा हो जाएगी तो r का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो r प्लस i हो जाएगी और माइनस का r माइनस l हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस l, और ये माइनस का r माइनस माइनस प्लस l बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यहाँ से r कट जाएगा, हमारे पास बचेगा l और l 2l। तो ये भी चीज हम जो है डायरेक्ट लिखे देते हैं। यहाँ से b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू में 2l बटे में क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब आपको शायद पता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है q इनटू 2l, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू 2l की जगह पर p और बटे में r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में हमने क्या कर दिया, नगण्य मान लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि r इज लेस देन टू l, देन r स्क्वायर इज मस्ट ग्रेटर देन टू l स्क्वायर, देन इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो जाएगी। ये तो पहले से ही मिनिमम है और मिनिमम हो जाएगी, तब इसको हमने क्या कर दिया, नगण्य मानकर छोड़ दिया। तो यही हमारे पास अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक है।
अगर कोई माध्यम होता तो माध्यम में क्या लग जाता, यहाँ पर के लेके चले आते, के लेते हुए चले आते, ठीक है, और कुछ नहीं होता, बस बाकी सब सही है। तो ये हमारे पास इसका जो है आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। अगला देखते हैं। इस तरह के खामे लिखा है कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली दो हानियों को लिखिए। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप रखी जाती हैं तो पहली वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, कभी धारा बढ़ाई जाती है, कभी धारा घटाई जाती है। इसके कारण जो दूसरी वाली कुंडली होती है इसमें बार बार फ्लक्स परिवर्तन होता है और इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसके सिरों पर विद्युत बाहुबल प्रेरित हो जाता है। इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं और इसी सिद्धांत पर जो है ये ट्रांसफार्मर आधारित होता है। ठीक है, यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद इसमें लिखा है कि इसकी दो हानियों का उल्लेख कीजिए। तो पहली हानि क्या हमने लिखी है, लव हानि। इसमें एक क्रोड लगी हुई होती है, तो क्रोड में क्या होता है, भंवर धारा उत्पन्न होती है। इन भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है जो ऊर्जा की हानि करती है। तो पहली तो हानि ये हो गई। दूसरी हानि है सैटिल हानि। सैटिल हानि में क्या होता है, ये क्रोड कभी कभी क्या होती है, जब धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड जो है कभी चुंबकित होती है कभी विचुंबकित होती है, जिसके कारण ऊर्जा की हानि होने लगती है। तो ये दो हानि हमने लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं। इसमें लिखा है चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण को प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले हम इतनी बात हल करते हैं, आपतित किरण के संगत, ये आने वाली किरण है जो कि कितने पर है, 90 डिग्री पर है। अब इसके संगत जो है निर्गत किरण का भी इसमें प्रदर्शन करना है, तो इसे हम आगे तक बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर ये जैसे ही आएगी तो ये इसके जो है इसके अनुदेश ऐसे करके चली जाएगी। ये बिंदु क्या है, सी। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा, ये बनेगा 45 अंश। ठीक है, ये हमने जो है निर्गत किरण दर्शा दी है। ये क्या है, ये वाली है आपतित, आपतित, और ये कौन सी है, ये वाली निर्गत किरण है। ठीक है, ये हमें बताना था इसमें। और अगला इस समय ही पढ़ा है कि यदि प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण C का मान जो है 45 अंश हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपमान क्या होगा। तो चलिए, क्योंकि C बराबर होता है एक मिनट, क्योंकि n बराबर होता है 1/sin c, ये सूत्र होता है। तो यहां से n बराबर 1/sin c, c की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, और चूंकि 45 यानी कि sin 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। तो यहाँ से n = 1/√2, और ये बटे का बटा कहाँ जाता है, हमेशा ऊपर। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, √2। या तो इतना मान रख सकते हैं या तो आप इसका मान निकाल सकते हैं, 1.414 √2 का मान होता है ये। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। तो तीसरे के लास्ट सवाल में हमसे पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स को बताइए। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जब किसी काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र में, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र होता है, ये ऐसे प्लस से बल रेखाएं जाती हैं हमेशा माइनस की ओर ऐसे करके, ऐसे बल रेखाएं जाती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब प्रतीत नहीं होती, कल्पना करते हैं। इसमें कोई ऐसे पृष्ठ रख दिया जाए, काल्पनिक मान लिया जाए, तो इसमें से होकर गुजरने वाली पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या होता है, जब हम इसे, मान लीजिए हमारा हाथ पृष्ठ है, तो इसे जब हम ऐसे रखते हैं तो इसके पृष्ठ में से होकर अभिलंबवत यानी कि जो 90 अंश का कोण बना है, अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए धनात्मक फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है। जब वैद्युत बल रेखाएं इसमें जाती हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक फ्लक्स होता है। क्यों, क्योंकि ऋण रेखाएं क्या करती हैं, हमेशा वैद्युत बल रेखाओं को अपनी ओर बुलाती हैं। तो जब यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, भीतर की ओर प्रवेश करेंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक फ्लक्स। और जहां से निकलेंगी, और प्लस वाली बल रेखाएं क्या चाहती हैं, प्लस वाली बल रेखाएं जो है हमेशा वैद्युत बल रेखाएं अपने से दूर भगाना चाहती हैं। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कैसा जनरेट होगा, वो होगा धनात्मक। तो हमेशा याद रखना, जब ये हम बोले दे रहे हैं, जब वैद्युत बल रेखाएं जिस ओर से प्रवेश करती हैं, जिस ओर से प्रवेश करती हैं उस स्थान पर ऋणात्मक फ्लक्स होता है,
और जिस ओर से निर्गत होती हैं या निकलती हैं उस स्थान पर धनात्मक फ्लक्स होता है। ये आप जो है वीडियो पॉज कर करके लिख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।